हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। और अगर आपको पसंद है बिजनेस न्यूज़पेपर्स और उनका एनालिसिस तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे हम रोज डिस्कस करते हैं कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप इकोनॉमिक आर्टिकल्स के, फाइनेंशियल आर्टिकल्स के या फिर जियोपॉलिटिकल आर्टिकल्स हो तब भी। अब जैसे कि शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से। कह रहा है कि इंडिया क्लॉक्स डिफेंस ऑफसेट्स वर्थ 7 बिलियन टिल जनवरी 2024। जो नए रीडर्स हैं उनके लिए कंफ्यूजिंग होते हैं यूजुअली टाइटल्स, लेकिन मैं बता दूं बहुत ही सिंपल लगेगा आपको ये कुछ दिन पढ़ने के बाद। इंडिया क्लॉक्स डिफेंस ऑफसेट्स। ऑफसेट का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, राइट? दैट इज ऑफसेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिफेंस ऑफसेट हो रहा है। इंडिया नेट इंपोर्टर है, ठीक है। इंडिया इंपोर्ट करते आया है आज तक। क्या क्या इंपोर्ट करता है? ऑयल इंपोर्ट करता है सबसे ज्यादा। उसके अलावा डिफेंस इक्विपमेंट्स भी सब कुछ हम लोग बाहर से खरीद रहे थे। बेसिकली हमारी सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट हमने बाहर की कंट्रीज को दे रखा था, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम ऑफसेट कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर हम लोग लेट्स से $50 बिलियन का हमारा बजट था, ठीक है, स्पेंड करने का, तो यहाँ पे हमने $7 बिलियन का ऑफसेट कर दिया है। तो अभी देखिए ये हमारा कितना बजट था, अभी ये मैं नहीं बता सकता आपको कितना है, अभी देखना पड़ेगा इस डेकेड, क्योंकि ये लंबे लॉन्ग टर्म बजट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि इस साल ही हम इतना खर्च कर देंगे, राइट? टाइम लगता है डिफेंस एक्विजिशन में। तो फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि $50 बिलियन डॉलर्स का बजट है। $7 बिलियन का ऑफसेट हो जाना मतलब हम लोग नेट आउटफ्लो $43 बिलियन हो गया, जो कि बहुत बड़ा सेव है। और इंडिया, आप देखें डिफेंस सेक्टर स्टॉक मार्केट में स्पेशली आप जाके डिफेंस कंपनीज को सर्च करिए और देखिए पिछले 2 साल, 1 साल, 3 साल का रिटर्न क्या है। क्योंकि स्टॉक बॉक्स ने भी जो कंपनीज रिकमेंड की है वो डबल से ज्यादा, ट्रिपल से भी ज्यादा हो चुके हैं। डबल तो बोल ही नहीं सकते, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप कह सकते हैं कि एक या दो कंपनीज है, ये डिफेंस सेक्टर की कंपनीज ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है पिछले 3-4 सालों में। तो देखते हैं आगे आर्टिकल में क्या लिखा है। इंडिया विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा। प्रोड्यूसर नहीं है और सबसे ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि यूज करता है, ठीक है। सबसे बड़ा बजट यूएस का है, उसके बाद रशिया का, चाइना का, फिर रशिया का। बजट भी हमारा सबसे बड़ा नहीं है, बट स्टिल हम लोग इंपोर्ट सबसे ज्यादा करते हैं, जो कि बहुत ही आप कह सकते हैं कि इट्स सरप्राइजिंग। इंडिया टेक में इतना आ गया है, आईटी इंडस्ट्री इतनी बढ़ी है, स्टिल डिफेंस इक्विपमेंट्स हम लोग पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे बाहर की कंट्रीज के ऊपर। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है वो है इंडिया, जिसने $7 बिलियन वर्थ की ऑफसेट्स ले ली। ऑफसेट्स मतलब जो हम खरीद रहे थे उसमें हम $7 बिलियन में बेच भी रहे हैं फ्रॉम इंटरनेशनल एंटिटीज। इंटरनेशनल एंटिटीज को जिन्होंने डिफेंस गुड्स बेचे थे हमारी कंट्री को पहले। Defense firms that win large order contracts are required to compensate by investing in local industry or making purchases from them। अब क्या रूल बनाया गवर्नमेंट ने? कहा, गवर्नमेंट आई, उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए आपको बड़ा ऑर्डर मिल रहा है, मान लीजिए, ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑर्डर है, तो आपको भी कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमारी लोकल इंडस्ट्री में सबसे पहले तो इन्वेस्ट करिए, ठीक है, जो लोकल इंडस्ट्री है, और परचेजेस भी जितना हो सकता है आप उनसे करिए। रॉ मटेरियल्स हो गया, ठीक है, जो भी आपको इंटरमीडियरी चाहिए, कुछ भी प्रोडक्ट्स की किसी भी लेट्स से जितने भी इक्विपमेंट्स चाहिए, इंटरमीडियरी इक्विपमेंट्स भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो सारे आप लोकल इंडस्ट्री से लीजिए। इसको कहते हैं डिफेंस ऑफसेट। तो यहाँ पे क्या हुआ? इज एसेंशियली मैकेनिज्म जहां पर रिसोर्स आउटफ्लो फॉर डिफेंस इज कॉम्पनसेटेड बाय डेवलपमेंट ऑफ लोकल इंडस्ट्री और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था, जब हमने टाइटल पढ़ा था, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से हमने ये गेस किया कि यहाँ पे बात हो रही है कि प्लस से नेगेटिव हो गया ऑफसेट, और नेगेटिव हुआ तो हमने पॉजिटिव से ऑफसेट किया। तो हम लोग ये डिकोड कर रहे थे कि शायद हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि अब हम कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया का टारगेट भी है कि हम नेक्स्ट एक्सपोर्टर ही बन जाएंगे अगले 5 से 10 साल में ओवरऑल डिफेंस के इक्विपमेंट्स के। लेकिन यहाँ पे ऑफसेट कैसे हो रहा है? बहुत ही सिंपल है। देखिए अब जैसे रफाल है, कोई भी बड़ी डील हुई, उसमें $10 बिलियन की अगर डील है, तो हमने कहा कि सबसे पहले एक काम करिए, आपको लोकल इंडस्ट्री से खरीदना है सामान, ठीक है, और इन्वेस्ट करना है। ये पैसा हम आपको दे रहे हैं, लेकिन इनको इन्वेस्ट करना है कहाँ? लोकल इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे क्या हुआ? आउटफ्लो हमने दिया उन्हें $10 बिलियन, और उसके बाद इनफ्लो क्या हुआ? ऑफसेट क्या हुआ? ये ऑफसेट हुआ डेवलपमेंट ऑफ लोकल इंडस्ट्री और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मैं आपको बोल रहा हूँ मुझे बंदूक बना के दो आप, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि इसके बदले पैसा तो मैं दे रहा हूँ, प्लस आप टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करो कि इसको बनाते कैसे है, क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो जो भी नो हाउ है उसका वो भी आप मुझे दो।
तो यहाँ पे इस तरीके से ये ऑफसेट हो रहा है। तो जो नेगेटिव हमारा हम दे रहे हैं $10 बिलियन का, उससे हम पॉजिटिव इस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट बहुत बढ़िया हो सकता है। टोटल अमाउंट अंडर डिफेंस ऑफसेट स्टूड एट 2.9 बिलियन एज ऑफ मार्च 2020 तक 2.9 बिलियन डॉलर्स थे, अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का ही डेटा है। और अब ये डबल से भी ज्यादा हो गया टू $7 बिलियन एज ऑफ जनवरी 2024। सो अब आपको ये दिख रहा है कि जो इनिशिएटिव्स थे अब एक्चुअली वहां पे अब उनके रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, कंपनीज जो दैट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट क्लेम्स ऑफ ऑफसेट मेड टू गवर्नमेंट, ठीक है, कंपनीज को रिक्वायर्ड होता है कि वो क्लेम करेंगे, जो भी उनकी क्लेम्स है वो सबमिट करें ऑफसेट के लिए गवर्नमेंट के पास, एंड गवर्नमेंट इन्हें एग्जामिन करती है बिफोर डिस्पोजेबल। तो नियरली $800 मिलियन वर्थ ऑफ सच क्लेम्स, ठीक है, हैज बीन स्टक एज ऑफ मार्च 2020, क्योंकि ये या तो इनकम्प्लीट थे या तो इनमें एडिशनल क्लैरिफिकेशन भी चाहिए था। तो $800 मिलियन मतलब कितना होता है आप सोच रहे हैं? करीब करीब 6,500 करोड़। ठीक है, कि जो जितनी भी ये ऑफसेट्स हैं ये पेंडिंग है, अभी अप्रूव नहीं हुए हैं, और वैल्यू ऑफ सच क्लेम्स अब 300 मिलियन पे आ गया है। तो 6,500 करोड़ से अब 2,500 करोड़ के आसपास ये आ चुका है। 2024 जनवरी की यहाँ पे बात की जा रही है। तो 2017 से 22 के बीच में टोटल 15 ऑफसेट एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूट हुए डिफेंस डील्स में, जहां पे 9 फॉरेन वेंडर्स थे। ठीक है, और एग्रीगेट डील हुआ $1.86 बिलियन का। काफी अच्छा है, यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 15 कंपनीज ने रिक्वायरमेंट नहीं मीट की, ठीक है, तो उनको डेडलाइन भी दिया गया कि आप डेडलाइन के अंदर करिए, वो भी नहीं कर पाए। तब जाके यहाँ पे आप देखिए कि इश्यूज हुआ कि ये इतनी पेंडिंग क्यों थी। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि ये पेंडिंग क्यों है। ठीक है, तो सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने भी सजेस्ट किया कि पॉलिसी जो है यहाँ पे चाहिए एक ओवरहॉल, हमें जो है चेंजेस करने पड़ेंगे कुछ। ठीक है, ये जो पॉलिसीज है इसे और बेटर बनाना चाहिए, क्योंकि उस सीएजी ने नोट किया इन अ रिपोर्ट इन 2020 कि जो ट्रांसफर ऑफ हाई टेक्नोलॉजी है ना, ये अभी भी नहीं हुआ है। ठीक है, कोई बड़ा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुआ है, और लिमिटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एट दैट टाइम। ये 2020 की बात है, जहां पे 1.9 बिलियन डॉलर्स का ही सिर्फ ऑफसेट हुआ था। अब ये बढ़कर अच्छा खासा हो चुका है, सॉरी 2.9 बिलियन, अभी मैंने फिर से वेरीफाई किया, ये 2.9 बिलियन डॉलर्स का था। ठीक है, और अब हो गया ये $7 बिलियन का। तो ये अच्छा खासा एक यहाँ पे आपको ऑफसेट देखने को मिलेगा। इंडिया ने अकाउंट किया है फॉर 11% ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ मेजर आर्म्स बिटवीन 2018 एंड 22 अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा डेटा है। 11% पूरी दुनिया का जो इंपोर्ट का शेयर था डिफेंस इक्विपमेंट्स का, 11% अकेले इंडिया ने ही कर लिया था यहाँ पे इतना इंपोर्ट। तो ये एक बहुत बड़ा डेटा है। जैसे कि हम खुद से बनाने लग जाएंगे ये इक्विपमेंट्स, हम यहाँ पे काफी ऑफसेट्स भी ले पाएंगे, हमारी कंपनीज को और ज्यादा फायदा होगा, और हम मे बी वन डे रेवेन्यू सरप्लस हो जाएंगे व्हेन इट कम्स टू डिफेंस इक्विपमेंट्स। आते हैं अगले आर्टिकल पे। रामास्वामी सस्पेंड्स प्रेसिडेंशियल कैंपेन। विवेक रामास्वामी इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे रिपब्लिकन पार्टी से, एंड काफ़ी आप देखिए काफ़ी अमीर है, मल्टी मिलियनर है, एंटरप्रेन्योर है वहाँ पे, और अब पॉलिटिक्स में इन्होंने एंट्री ली, एंड मैं कहूँगा कि इन्होंने एक्सपेक्टेशंस को स्टिल बीट किया। ऑफकोर्स डोनाल्ड ट्रंप सबसे पॉपुलर कैंडिडेट है और हमेशा न्यूज़ में भी रहते हैं। अभी क्योंकि बात भी चल रही थी, कोर्ट में केसेस चल रहे थे, तो हमेशा वो न्यूज़ में थे, एंड लोग काफ़ी रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग स्पेशली वो डोनाल्ड ट्रंप को ही देखना चाहते हैं। सो यहाँ पर क्या हुआ, विवेक जी ने सस्पेंड कर लिया अपना प्रेसिडेंशियल कैंपेन, एंड उन्होंने एंडोर्स किया कि मैं सपोर्ट करता हूं डोनाल्ड ट्रंप को, रिक्वेस्ट की लोगों से कि वो डोनाल्ड ट्रंप को ही सपोर्ट करें। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आउटकम है, और अगर विवेक रामास्वामी जी, मुझे लगता है अगर डोनाल्ड ट्रंप ना होते कोई और होता तो जरूर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन पाते रिपब्लिकन पार्टी से, एंड ये देखने लायक होता, क्योंकि अगर आप देखें यूके में प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी इंडियन ओरिजिन के हैं। उसके अलावा यूएस में भी आपको ये देखने को मिलता है एक नया ट्रेंड कि इंडियन ओरिजिन का इंसान वहां पर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नहीं, मतलब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऑल्दो मैं कहूंगा कि सेकंड नंबर पे देखा जाए रिपब्लिकन पार्टी में सबसे पॉपुलर विवेक रामास्वामी ही थे, एंड डोनाल्ड ट्रंप को हराना इस टाइम पे बहुत आसान नहीं होगा ऑफ कोर्स, बट लोग स्टिल कह रहे हैं कि 2028 में विवेक जी को फिर से ट्राई करना चाहिए, विवेक रामास्वामी को, और बेटर प्रिपरेशंस के साथ, एंड मे बी वो तब
लीड ले पाएंगे एंड प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन पाएंगे। तो उन्होंने छोटा सा एक आप कहेंगे रिप्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा कि आई विल स्टिक टू द ट्रुथ टुनाइट, एंड उसके बाद इन्होंने कहा कि वो क्या सोचते हैं एंड ऑल, विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, कि देखिए वो अमेरिकन है, वो अमेरिकन पॉलिटिक्स का पार्ट है। इंडिया उनके लिए इतना ही मैटर करता है जितना किसी और यूएस के प्रेसिडेंट के लिए करता होगा, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई और हो, ठीक है। बिकॉज ही इज अ यूएस सिटीजन एंड वो यूएस में इलेक्शन लड़ रहे हैं यूएस में काम करने के लिए, यूएस के बेटरमेंट के लिए। सो इट वुड हैव बीन इंटरेस्टिंग, बट लेट्स सी अब आगे देखते हैं क्या होता है। रिपब्लिकन पार्टी आती है, डोनाल्ड ट्रंप आता है, तो किस तरीके से इंडिया और यूएस के रिलेशंस आगे डेवलप होते हैं। आते हैं अगले आर्टिकल पे। FY24 per capita income growth may be one of the lowest in 21 years. Now this is a disappointing news. तो एक बार हम इस आर्टिकल को अच्छे से एनालाइज करेंगे कि क्या यहाँ पे इशू है कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, इसकी ग्रोथ कम होते जा रही है, ग्रोथ लोएस्ट हो गई है, ठीक है। तो क्या रीजन हो सकता है, पिछले 21 साल में इसकी ग्रोथ लोएस्ट लेवल पे कैसे आ गई। अगर आप देखें ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा इनकम को, तो प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्शन मतलब आगे का जो फॉरकास्ट है वो ये कह रहा है कि ये फॉल होगा लोएस्ट इन 21 ईयर्स तक चला जाएगा, पिछले 21 साल के लोएस्ट पॉइंट पे चला जाएगा। यहाँ ग्रोथ की बात हो रही है, पर कैपिटा इनकम नहीं घट रहा है, पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ घट रहा है। ड्यूरिंग द लास्ट 21 ईयर्स दो पीरियड जो है FY20 और FY21, यहाँ पे जो ग्रोथ दिखा इन पर कैपिटा इनकम ये था लोअर देन 7.9%, ठीक है। अब ये जीडीपी अगर आप देखें, रियल जीडीपी जो था इसके प्रोजेक्शंस थे 7.3% के करंट फाइनेंशियल ईयर में बाय फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स। तो ये इनिशियल प्रोजेक्शन से काफी ज्यादा था। इकोनॉमी काफी ज्यादा स्लो डाउन हो गई उसके बाद 2021 में, आपको याद है कोविड-19 के बाद इकोनॉमी का ग्रोथ रेट बिल्कुल खत्म हो चुका था, कई सारी कंट्रीज का तो नेगेटिव ही हो गया था। तो पर कैपिटा इनकम पैग था 1,85,854 पे ड्यूरिंग 2023-24 बाय द एस्टिमेट्स अगेंस्ट 1,72,276 रुपए इन दी प्रीवियस ईयर। अब 2019-20 में ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम ये गिरकर हो चुका है 5.1% फ्रॉम 9.3% इन प्रीवियस ईयर। तो ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम का। मतलब ओवरऑल इनकम कंट्री की बढ़ रही है लेकिन पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रही है। तो इसका क्या आप इससे क्या एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं, एक सिंपल एक्सट्रापोलेशन यही है कि जो बहुत कुछ कम लोग हैं, ठीक है, वो ही बहुत ज्यादा पैसा कमा पा रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो इनकम बढ़ रही है कंट्री की वो इनके पास जा रही है, और कुछ बहुत ऐसे लोग हैं जो आप देखिए कि बिल्कुल छोटा इनकम ले पा रहे हैं और इनकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, और इनकी पॉपुलेशन छोटी है लेकिन ये इनकम बहुत बड़ा है। तो इनका इनकम सिर्फ ये है और लोग ये इतने सारे हैं, और यहाँ पे इनकम इतना ये है और लोग सिर्फ इतने ही हैं। तो ये एक बहुत एक वन ऑफ द एक्सट्रापोलेशंस आप कह सकते हैं वो यही है। पर कैपिटा इनकम अगर आप देखें तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बाय 4% 2021 में, जो कि ऑब्वियस है, कोविड का टाइम था, नेशनल लेवल पे लॉकडाउन चल रहा था, इंडस्ट्री सारी बंद थी। एवरी अदर ईयर ड्यूरिंग 21 ईयर्स, ठीक है, 7.9% से ज्यादा ही हमारा ग्रोथ रहा है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम में। सिर्फ 2002 और 3 था जब पर कैपिटा इनकम सिर्फ 6.2% से ग्रो किया था। तो यहां पर अगर आप देखें तो इस तरीके से यहाँ चार्ट में भी इन्होंने एक्सप्लेन किया है। 2001-2 में एक इंसान इंडिया में 19,780 रुपए के करीब कमाता था एक साल में, एवरेज इनकम थी, और आज ये बढ़कर ऑलमोस्ट पिछले 20 सालों में 10 गुना हो चुकी है, 1,85,854 रुपए यहाँ पे हो चुकी है। ग्रोथ लोएस्ट कब रिकॉर्ड किया गया था, 2002 और 3 में किया गया था, ये था 6.2%, और अब हम लोएस्ट की तरफ जा रहे हैं, ये है 7.9%। तो 2002-3 के बाद कभी भी इतना लो हमारा ग्रोथ रेट हमने रिकॉर्ड किया ही नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट इस साल। लेकिन इसे मानेंगे एक्सेप्शन, इसे हम कभी भी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि कोविड-19 था, ये एक आप कह सकते हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं थे। तो यहाँ पे इस तरीके का ये थोड़ा आप कह सकते हैं वरिसम है ये डेटा। इसका रीजन हमें और बेटर एनालिसिस से जानना होगा और बेटर डेटा से जानना होगा कि क्या रीजन है कि ग्रोथ इक्विटेबल नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे लिखा है कि वन हैज टू डिडक्ट फ्रॉम जीडीपी द डेप्रिसिएशन ऑफ गुड्स। ये इसके देखिए कैलकुलेशन के बारे में, इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं घुसूंगा क्योंकि लोग काफी कंफ्यूज हो जाएंगे, एंड स्पेशली वो लोग जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, जिन्होंने जीडीपी कैलकुलेशन के मेथड्स नहीं पढ़े हैं, इनकम मेथड हो गया और रेवेन्यू मेथड हो गया। तो इस तरीके से हम ये चीजें डिस्कस
नहीं कर सकते। यहाँ पे आते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं मदन सबनवीस, उन्होंने कहा कि लोएस्ट ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम इन FY24 कैन बी एट्रीब्यूटेड मेनली टू लोअर ग्रोथ इन NNI. This was due to deflation effect as wholesale inflation has been very low, bordering around the negative region for most months. यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि डिफ्लेशन इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि होलसेल इन्फ्लेशन बहुत ही लो बॉर्डरिंग रहा है अराउंड नेगेटिव रीजन। होलसेल इन्फ्लेशन रहा है नेगेटिव के अराउंड, ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ द मंथ्स। तो इसीलिए नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है पॉजिटिव फिनोमिनन पे ऑफ डिक्लाइनिंग इन्फ्लेशन एज सीन थ्रू WPI प्रिज्म। तो ये क्या कह रहे हैं मैं आपको देखिए बताता हूँ बहुत ही सिंपल भाषा में। इनका ये कहना है कि ये जो एट्रीब्यूट कर सकते हो आप इसको, ये हो रहा है होलसेल इन्फ्लेशन फैक्टर की वजह से, ठीक है, क्योंकि वो अराउंड नेगेटिव है। तो वो बात करना चाह रहे हैं बेसिकली परचेजिंग पावर के टर्म्स में, ठीक है, और ये इसे महंगाई से रिलेट कर रहे हैं। बट स्टिल आप अगर देखें तो दिस इज ओनली वन ऑफ द एक्सट्रापोलेशंस जो आप इससे कर सकते हैं। यू नीड मोर डेटा। अगर इसके बारे में आपके पास और ज्यादा डेटा है इसके बारे में, तो आप एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं क्या रीजन हो सकता है कि कोविड-19 के बाद हम लोग ने रिकवरी दी बट स्टिल वी आर ऑन अ डिक्लाइन। तो इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए पर कैपिटा जीडीपी एट करंट प्राइसेस इज टेकन इनटू अकाउंट। अब जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं पर कैपिटा इनकम, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो पर कैपिटा जीडीपी की बात होती है। और अभी हमने रिसेंटली कल परसों में ही एक आर्टिकल डिस्कस किया जहां पे हम स्टेट्स को कंपेयर कर रहे थे और पर कैपिटा जीडीपी से कंपेयर कर रहे थे। SGDP जिसे हम बोलते हैं, स्टेट का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और वहां पे पर कैपिटा जीडीपी यूज हो रहा था और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं पर कैपिटा इनकम। तो उनका ये भी एक ओपिनियन है कि अगर हम पर कैपिटा जीडीपी से करें तो वो बेटर होगा rather देन एट करंट प्राइसेस, ठीक है, जैसे कि इंटरनेशनली सारी कंट्रीज करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूरी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।